हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज से हम जो फिजिक्स है उसका न्यूमेरिकल का सीरीज जो है उसका हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो न्यूमेरिकल का सीरीज का ये पहला वीडियो है। तो आज का ये वीडियो है कि न्यूमेरिकल, जैसे हमने आपको बताया भी था कि हम आपका जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है उसका हम न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। और हमने ये भी कहा था कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स का जो फिजिक्स है, ध्यान से थोड़ा सा आप समझ जाइएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने वो शायद वीडियो नहीं देखा होगा। तो फिजिक्स में हमने बताया था कि जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, ठीक है, जितने भी 2 नंबर में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं या 1 नंबर में, उन सभी का 5 वीडियो बनेगा पूरे संपूर्ण किताब का। तो उसको हम देख लेंगे। फिर से इसमें हमने कहा था कि 3 नंबर वाले जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं उसका 5 वीडियो बनेगा, तो उसको हम देख लेंगे। और फिर से 5 नंबर वाले जो न्यूमेरिकल हैं इसका लगभग 3 से 5 वीडियो इसका भी बनेगा। तो हम फिजिक्स का जैसे 5-5 वीडियो बन रहा है वैसे ही न्यूमेरिकल का भी 2 नंबर, 3 नंबर और 4 या 5 नंबर में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसका भी हम बनाएंगे। तो पहले हम फिजिक्स का 2 नंबर वाले, ठीक है, 2 नंबर वाले जो प्रश्न है उसका 5 वीडियो बनाना है, जिसमें से ये पहला वीडियो है। इसमें हम केवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है उन्हीं को हम देखेंगे। 2017 से लेकर 2023 तक जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। तो जिन विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल बिल्कुल भी तैयार नहीं है, मैं उनसे खासकर कहना चाहूँगा न्यूमेरिकल पर विशेषकर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और समझ में भी आएगा, एक ही चीज़ समझ में आ जाएगा। यदि ये सीरीज है, इसका जो 15 वीडियो बनेगा न्यूमेरिकल का, फिजिक्स का, यदि आप 15 वीडियो देख लेते हैं, मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका न्यूमेरिकल कोई भी छूटेगा नहीं। आप बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पहला एक क्वेश्चन ले लिया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E = 2I + 3J - 4K वोल्ट प्रति मीटर के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल A = 8J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। 2014 में, 19 में, 22 में और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये केवल क्वेश्चन इतने वर्षों में ही पूछा गया है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं। बट मेरा ये कहना है कि अगर हम इस टाइप का एक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो इस टाइप पे अंक बदल दिया जाए तो भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाए तो उतना तो आप कर ही सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो एक न्यूमेरिकल तैयार करने का मतलब कि इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सब आपको तैयार हो जाना चाहिए। और ये करना कैसा है, आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको भी समझ में आएगा और आपको भी जो क्या होगा, कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ। समझ पा रहे हैं। तो चलिए हल करते हैं और समझते हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन देता है, देखिए मैंने आपको न्यूमेरिकल कराने के लिए सबसे पहले 2 बात को कहा था कि जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएं तो 2 चीज़ों का विशेषकर आप ध्यान देखें। सबसे पहला ध्यान ये देना है कि इस क्वेश्चन में हमें किसका मान ज्ञात करना है, किसके बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ से क्या जा रहा है ना कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। मतलब हमारा टारगेट पता चल गया कि वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। उसके बाद दूसरा हमने आपको बात बताया था कि इस क्वेश्चन में आपको किस किस वैल्यू का मान दिया है, उस वैल्यू को भी आपको सबसे पहले दिया है कर लिखना होता है। तो हम लिखेंगे वही, हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब क्या क्या दिया है, यहाँ पे कहा जा रहा है वैद्युत क्षेत्र सदिश E = इतना वोल्ट प्रति मीटर है। अब वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। या तो वैद्युत क्षेत्र सदिश लिखें या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखें, दोनों बात एक ही है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लिख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश E = क्या हो जाएगा, 2I + 3J - 4K। ये आपका हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि मीटर, क्या इसका मान क्या है, वोल्ट प्रति मीटर है, वोल्ट प्रति मीटर हमने शॉर्ट में लिख दिया। में एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहा है कि इतना है, मतलब हम लिखेंगे पृष्ठ का
क्षेत्रफल, अब पृष्ठ का क्षेत्रफल a इक्वल टू कितना दिया है, 8 जे कैफ, ठीक है, अब मीटर स्क्वायर, यही ना दिया है। अब देखिए आपसे हमसे कहा गया वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स का हमने फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या हमने पढ़ा है कि विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस लिखें या ई एस लिखें। देखिए वैद्युत फ्लक्स का जो हमने मान बताया था वो क्या बताया था, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा था, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, इस प्रकार हमने बताया था। ये ए क्या है, अल्पांश पृष्ठ है, ठीक है, तो ई ए कॉस थीटा, जहाँ पे कॉस थीटा का मान यहाँ पे 0 होता है, इसलिए क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो उसीलिए क्या हो जाता है, कॉस 0 इक्वल टू 1, तो क्या होता है, ई ए हो जाता है, मतलब इसका मान अगर 1 हो जाएगा तो इन दोनों का वही ना होगा। तो ये सब हमने आपको जो वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया था तो हमने बताया था, शायद आपको याद होगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हम इसको हल कर देते हैं। देखिए दोनों का तो मान हमें मिला ही है। देखिए ई का मान हमें यहाँ पे दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा विशेषकर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, वो क्या है वो अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। ये हो गया, फिर से इंटू हम दे देते हैं। उसके बाद ए का मान क्या है, देखिए 8 जे कैप का मान दिया है, 8 जे कैप दिया है ना, तो देखिए यहाँ पे आई कैप और जे कैप का मान इसमें भी देता तो दोनों का गुणा कर सकते हैं, बट इसमें आई का मान इसमें नहीं दिया है, तो इसलिए हम 0 आई कैप लिखेंगे, ये अपने तरफ से हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद 3 देखिए यहाँ पे जे कैप के लिए मान दिया है, जे कैप के लिए 8 जे कैप दिया है, तो 8 जे कैप लिख देंगे, फिर से प्लस देंगे। देखिए यहाँ पे के कैप का मान नहीं दिया है तो हम 0 के कैप लिख देंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब देखिए 0 अगर 2 में गुणा करेगा, आई में गुणा करेगा, जे में, और जो के है वो के में गुणा कराएगा। तो देखिए आई अगर ये 0 है ना, 0 अगर 2 में गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा, यदि 0 4 में गुणा करेगा तो भी 0 हो जाएगा। तो ये सब तो 0 हो गए, 5 इक्वल टू ये 0 हो गया। फिर से अगर 8 है, ये 3 में गुणा करता है तो 8 3 का 24, और जे कैफ इंटू जे कैफ, ठीक है। ये तो गुणा करेंगे तो ये भी 0 ही हो जाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे 5 इक्वल टू यहाँ पे 24, और जे अगर जे इंटू जे अगर गुणा करता है तो 1 होता है इसका वैल्यू, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। तो 1, अब बताइए आप 24 में अगर गुणा कराते हैं 1 का तो 24 ना होगा, ठीक है, 24 होगा। इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये होगा आपका आंसर, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हल करना है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता, बट हाँ हमें समझ लेना है कि किस प्रकार अगर इस तरीके का क्वेश्चन देता है तो इस प्रकार हल कर देना है। सिंपल सा है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ हार्ड तो है नहीं, सिंपल सा मान रखा गया है, पुटअप किया है, आंसर आ गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तो बहुत सारे इस वीडियो में हम टॉपिक देखेंगे, जो न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट, वो सब हम देखेंगे। अब वीडियो को अंत तक आपको देखना है। कोई भी काम कर रहे हैं ना, छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पढ़ाई से अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो वो कीजिए, परंतु यदि पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो उसको अभी थोड़ा देर के लिए क्या कीजिए, उसको रहने दीजिए, 1 घंटे बाद कर लीजिएगा, बट पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। क्योंकि समझ रहे हैं ना, बहुत ही मुश्किल से 2 नंबर वाले जितने प्रश्न हैं उसको कराया जा रहा है। संपूर्ण किताब के आपके केवल 2-2 नंबर वाले प्रश्न हम करा रहे हैं, 5 ही वीडियो हम लाएंगे ही। तो आप समझ सकते हैं 5 वीडियो में अगर हम करा रहे हैं तो बहुत ही आपको, मैं तो ये भी कहता हूँ ना, मैं सभी का प्रूफ भी दिखाता हूँ कि इतने इतने वर्ष में पूछा गया है सब, तब जाकर हम कहते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं कि भैया ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, आएगा। कैसे आ सकता है भैया, हमको क्या पता आएगा कि नहीं आएगा। बट हाँ, जो हर बार पूछा गया है, जिसके पास संभावना है वही तो हम बता सकते हैं ना, या कोई भी वही भी बताएगा। भले ही वो कह देंगे कि ये आएगा, तो ये तो गलत बात है ना। आपको कैसे पता, आप तो बोर्ड एग्जाम देते नहीं है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर बनाएंगे नहीं, तो आपको कैसे पता, ठीक है। तो ये गलत बात है, जो भी ऐसा कह रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और भी जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट, आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। तो यहाँ पे हमने दो प्रश्न ले लिया है। एक है 2017 में पूछा गया है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। समझ लेते हैं। पहला है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहली बात देखिए, 2 नंबर और 1 नंबर वाले क्वेश्चन, एक नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसी बात नहीं है। बट क्या है कि आपके फिजिक्स है ना, तो उसमें 1 नंबर वाले भी क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन आते हैं। जल्दी हम आपको एक पेपर ही हल कराएंगे, ठीक है, जो कि पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, तो उससे भी आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना न्यूमेरिकल का भागीदारी होता है हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। मैं कह रहा हूँ ना, न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसमें आपको पता भी चल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या आप इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे? यदि कर पाएंगे तो वीडियो को रोकिए और जाके हल कीजिए पहले, उसके बाद फिर से अगर ना होए तो आप जाकर ये वीडियो फिर से यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, और जिनको देखना है वो देखिए। यहाँ पे कहा गया है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझते हैं, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है। और यहाँ पे एक कूलाम कहा गया, कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो इसका मतलब यहाँ पे आवेश का ही मान हमें दिया गया है। आवेश Q का मान दिया गया है कितना? 1 कूलाम। तो हमने QC लिख दिया। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। n इक्वल टू क्या होता है? n इक्वल टू E/Q होता है। क्या होता है? E/Q होता है। Q इक्वल टू n इंटू E होता है। अगर E इधर चला गया तो n इक्वल टू Q/E हो जाएगा। नहीं, E/Q नहीं, Q/E होता है, ठीक है। ये मुख्य फॉर्मूला तो यही है ना, Q इक्वल टू n इंटू E होता है। E अगर इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग कराएगा, ठीक है, तो Q में ना E भाग कराएगा, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। समझ लेते हैं आगे हम। n इक्वल टू Q का मान कितना दिया है? 1 दिया है, तो 1 हम लिखेंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये बात आपको याद रखना है। आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए कुछ नहीं होगा, ये अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो n इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 19 हो जाएगा, और बटे 1.6 हो जाएगा, यही ना होगा। ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस है तो प्लस में आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए, अगर हम इसको चाहें तो 10 और गुणे 10 टू द पावर 18 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 1.6 है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब अगर आप सोचें तो इसका आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप 16 में 10 का भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप 16 में 10 का भाग देते हैं, तो मैं आपको उतना समय तो नहीं है, बट मैं क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ। कितना आएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, 10 में आप 1.6 से भाग दे दीजिएगा, 6.25 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इतना आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। आते हैं तीसरे पर। तीसरा हमें कहा जा रहा है 12.5 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेशों की गणना कीजिए। मतलब इसमें हमें आवेश की गणना करना है, ठीक है। और इतना इलेक्ट्रॉन है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हम जल्दी ले चलेंगे, 2 नंबर 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा हम इस पर समय देना उचित नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, इतने इलेक्ट्रॉनों के आवेशों की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉनों के मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से हम दर्शाते हैं। n इक्वल टू क्या होता है? 12.5 इंटू 10 टू द पावर 18 होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है।
उसके बाद कहा गया आवेश की गणना कीजिए। तो देखिए हम आवेश बराबर जानते हैं, आवेश Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई होता है, ये बात हम जानते हैं। N का मान यहाँ पे दिया है, तो Q इक्वल टू N का मान कितना दिया है, 12.5 इंटू 10⁻18 होता है, अगुणे E का मान, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है हमें पता है, 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। बात समझ गए। उसके बाद अगर हम इसको हल करें तो आप समझिएगा, देखिए घात वाले को घात से हम करेंगे तो ये 10⁻18 है और ये 10⁻19 है, तो -19 अधिक है ना, तो जब ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 मतलब Q इक्वल टू क्या बचेगा, Q इक्वल टू 12.5 इंटू 1.6 इंटू, अगर ये इसमें से घट गया तो कितना आएगा, 10⁻−1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला अधिक है ऊपर पावर, तो समझ रहे होंगे। अब देखिए 12.5 में 1.6 का अगर गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, गुणा कराइए तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, Q का जो मान आएगा अगर ये दोनों गुणा करेंगे तो 20 आएगा इंटू 10⁻−1 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कूलाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सा है, आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। देखिए हमें ये नहीं देखना है कि कितने अंकों में या कितने शब्दों में ये सब हल हो गया है, हमें ये देखना है कि क्या अभी हमें पेपर दिया जाता तो हम इस क्वेश्चन को कर पाते। अगर कर पाते तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाते तो आपको सोचना चाहिए कि न्यूमेरिकल पर अभी भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, और देना है हमें, ऐसा आपको सोच कर चलना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद और भी क्वेश्चन है उसको हम हल कराते हैं। स्क्रीनशॉट, आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, 2014 में और 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझ लेते हैं। कहा गया है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे से बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेशों के पृष्ठ घनत्वों का परिमाण 17.7 इंटू 10⁻12 कूलाम है ना, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और हम पढ़ लेते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। कहा गया कि दो बड़ी पतली धातु के प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेशों के पृष्ठीय घनत्वों के परिमाण 17.7 इंटू 10⁻12 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। सबसे पहली बात, हमें दो ही चीज देखना है कि हमें किस चीज का मान ज्ञात करना है। तो कहा गया ना कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो टारगेट है वो पता चल गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। दूसरा कि इसमें किस किस का मान दिया है उसको दिया है कर कर लिखा जाता है। तो वही हम काम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल और यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया है यहाँ पे मान, किसका मान दिया है कि आवेशों के पृष्ठीय घनत्वों का परिमाण, मतलब आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मान इतना दिया है। तो हम लिखते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, इतना मान दिया है, कितना 17.7 इंटू 10⁻12 सेंटी प्रति मीटर, क्या है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा में हमसे कहा गया कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक बात आप ध्यान से समझेंगे, तो कहा गया है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि
अगर दो समांतर प्लेट हो तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने व्यंजक आपको ज्ञात कराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था जो कि हमने क्या आपसे कराया था, हमने कराया था ये फॉर्मूला, मतलब यहां पे लिख दे रहे हैं, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E= हमने क्या आपको कराया था, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है जो कि हमने आपको कराया था, E= सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसी पर हम मान को पुटअप करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, सिग्मा क्या है, आवेशों का पृष्ठीय घनत्व है, ये क्या है, ये है वैद्युतशीलता। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं। E सिग्मा का मान यहाँ पे दिया है 17.7 इंटू 10⁻⁻²2। ठीक है, और देखिए ये एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, आपको हमने बताया था कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। ये हमने आपको मान बताया है, इसका मान कांस्टेंट होता है, नियत होता है, जिसका ये वैल्यू होता है। ठीक है, अब मान हम पुटअप करेंगे। अब जिन विद्यार्थियों को यही नहीं पता कि इसका मान क्या होता है, वो इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, मान याद रखेंगे आप। ठीक है, ये वाला। उसके बाद अब हम देखते हैं, अगर सबसे पहले बात तो हम इसको ऊपर ले चलते हैं, तो ये 17.7 इंटू 10⁻⁻22 है, ये ऊपर जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, ये 8.85 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब ध्यान से अगर आप समझते हैं, ये 10⁻⁻12, देखिए ये 10⁻⁻12 था, ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, वही बात है। अब 10⁻⁻22 है, मतलब 22 है, ये -22, और ये क्या है, 12 है। तो बताइए -22 में से अगर 12 जाएगा तो कितना बचेगा, -10 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, -10। तो वही बात हम यहाँ पे लिखते हैं, = 17.7 इंटू 10⁻⁻10, ये हमने लिख दिया। और उसके बाद 8.85 हमने लिख दिया, ये आपका लिख दिया। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 8.85 में आपको 17.7 में भाग देना है, तो कितना बार में जाएगा, आपको अगर देख सकते हैं आप, 8 दूना 16, मतलब 2 बार में जाएगा, उसके बाद कुछ पॉइंट में आ जाएगा। तो इसका आंसर आप भाग दे सकते हैं, उतना तो समय है नहीं, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूं। ठीक है, अगर भाग देते हैं तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 ही बार में ये चला जाएगा, मतलब इतना गुणे, अगर इतना फिर से इतना में अगर 2 का गुणा करते हैं तो इतना ही आएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 2 बार में लगभग जाएगा तो 2 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, F इंटू F/Q होता है, मतलब न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है। ठीक है, तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, तो ये हमने मात्रक लिख लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने 5वें प्रश्न को। तो यहाँ पे हमारा 5वां जो प्रश्न है, जो 2017 में और 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझ लेते हैं। यहाँ पे कहा गया, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। ये देखिए बहुत ही घुमाने वाला ये क्वेश्चन है। यहाँ पे नाम किसका दिया गया है कि यहाँ पे भुजाओं का नाम दे दिया गया है और एक घन के केंद्र का कह रहा है। घन कैसा होता है आपको पता है ना, इस प्रकार एक घन में कितने फ्लक्स होते हैं आपको पता है। ये एक घन के आकार का हमने बता दिया।
अगर मैं आपसे पूछूं कि एक घन में कितने फ्लक्स होते हैं तो आप कितना कहेंगे? आपको पता होना चाहिए एक घन में 6 फ्लक्स होते हैं। जैसे आप एक रूम में बैठे हुए हैं तो आपका रूम कैसा है? आपके रूम में अगर देखें तो देखिए एक आपके रूम के दाएं और बाएं दो साइड का क्या होगा, दीवार होगा कि नहीं होगा। तो सपोज डेट ये आपके बाएं मतलब इस साइड का दीवार है और ये आपका एक सपोज डेट मान लेते हैं इस साइड का ये वाला दीवार है। समझ पा रहे हैं? एक इस साइड का एक इस साइड का, ठीक है। उसके बाद देखिए एक इस साइड का एक इस साइड का, एक पीछे का एक आगे का, ठीक है, ऐसा होगा ना। तो एक सपोज डेट ये आगे का है, ठीक है, और ये पीछे का है। मतलब कुल मिला जुला कर ना, इसको मैं उस तरीके से बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। 6 होता है फ्लक्स। अब आप कहेंगे कैसे? तो सिंपल सा है कि एक इधर एक इधर, आपके एक इधर दीवार होगा ही, एक इधर दीवार होगा, 2 हो गए फ्लक्स। एक आपके आगे दीवार होगा, 3 हो गए। एक आपके पीछे दीवार होगा, 4। तो ये फ्लक्स हो गए। उसके बाद जो छत है वो भी तो एक फ्लक्स है ना, तो 5 हो गए। और उसके नीचे आपका जो जमीन है, ठीक है, जो आपका फर्श है नीचे का, वो भी तो एक फ्लक्स हो गया ना। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 6 फ्लक्स हो गए, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पे घन का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि यदि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को हल करते हुए समझते हैं। यहाँ पे केवल अंत में हमें ये पता चल गया है कि फ्लक्स की गणना करना है, मतलब वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। अब सबसे पहले हम तो यही करेंगे, हम लिखेंगे दिया है। हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है? 8 सेंटीमीटर भुजा। भुजा ए का मान कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 1 कूलम आवेश में रखा जाए, ठीक है, केंद्र के 1 कूलम आवेश में। मतलब आवेश का यहाँ पे मान दिया है, Q का मान कितना दिया है? 1 कूलम, तो 1 कूलम हमने लिख दिया। उसके बाद हमसे कह रहा है ना कि एक, यहाँ पे क्या कहा गया, ध्यान से अगर समझेंगे तो 1 कूलम आवेश में रखा जाए तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फ्लक्सों की गणना कीजिए। मतलब हम सिंपल में हमें क्या गणना करना है कि कोई भी घन है तो घन के एक फ्लक्स से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स कितने होंगे। तो घन के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं ना, घन के एक फ्लक्स के लिए, तो हम वही लिखेंगे घन के एक फ्लक्स के लिए वृद्ध विद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू, देखिए वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल टू ये आपको पता होगा सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आपको पता होगा। वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस का प्रमेय में आपने पढ़ा है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको याद होगा। गॉस के प्रमेय में हमने बताया था फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमने लिख दिया। बट देखिए यहाँ पे घन का नाम आया है, घन, एक घन के लिए बात हो रही है, तो इसलिए घन में कितने फ्लक्स होते हैं? 6 फ्लक्स होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? 1.6 से गुणा करा देंगे। मतलब अगर सिंपल में कहें तो 1 में अगर क्यू का गुणा होगा तो 1 ही होगा, और 6 में यदि एप्सिलॉन नॉट का गुणा होगा तो 6 होगा, तो 6 से हम गुणा करा देंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये आपका हो जाएगा ये फॉर्मूला। अब इसी पर हम पुटअप करते हैं मान को। क्यू का मान कितना दिया है? 1 दिया है, तो 1 हम लिख देंगे। उसके बाद 6 है तो 6 हमने लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? अभी तो हमने कुछ देर पहले आपको बताया था 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये आपका एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। वही हम पुट करेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, ये हमने पुटअप कर दिया। अब अगर आप समझें तो ये 10⁻⁻12 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू ये 10⁻12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 8 में यदि कितना, 6 में 8.85 में अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप गुणा करके देख लीजिएगा, 51.1 आएगा शायद।
ठीक है, मैं देख ले रहा हूँ कितना आएगा, 53.1 आएगा। ठीक है, आप गुणा करा के देख लीजिएगा। ठीक है, अरे 8 6 का 48 तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि 48 तो ऐसे ही हो जाएंगे, दशमलव अभी गुणा होगा 6 में तो आ ही जाएगा, 53.1 होगा। ठीक है, उतना समय नहीं है, बस मैं ये आपको सिखा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार हल किया जाता है। ठीक है, ये आपको समझना है। गुणा भाग तो आपको अलग अलग मान तो वहाँ पे देगा ही, तो गुणा भाग तो आपको करने आना ही चाहिए। देखिए अब आप समझ लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 5 ये दोनों आपस में गुणा हो गए तो 53 कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए ये 10 टू पावर -10⁻12 है ना। अगर हम इसको चाहें तो 100 गुण 10 टू द पावर 10 लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे 100 का मतलब क्या है? 100 का मतलब है 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 10। अगर ये दोनों हर समान है तो घातों को जोड़ेंगे 10 2 12 ही ना होगा। वही बात है, 10 टू पावर जो 12 है वही लिखा गया है। समझ पा रहे हैं? बस ऐसा क्यों किया गया, हल करने में आसानी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो 53 कितना है, 1 है, तो 1 हमने लिख दिया। अब देखिए यदि आप 53.1 में यदि आप 100 से भाग दे देते, मतलब 100 में यदि 53.1 से आप भाग देते हैं तो आपका आंसर जानते हैं कितना आएगा, 5 = 1.88 इंटू 10 टू द पावर 10। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसका मात्रक कितना आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 53.1 से आप भाग दे देंगे यदि 100 में तो आपका कितना आएगा, 1.88 इंटू 10 टू पावर 10 आ जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, ये हमने लिख दिया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए वैद्युत फ्लक्स का आता है तो हम सिंपल में लगाते हैं 5 = Q/ε0, परंतु यहाँ पे दो चीज़ों का मान आ गया, एक भुजा का एक घन का। और घन के बारे में कहा गया तो वहाँ पे गॉस के प्रमेय का हम नियम का उपयोग किए हैं और उसका फॉर्मूला हमने लगाया है। घन पर क्या करते हैं, घन में 6 फ्लक्स होते हैं, इसलिए 6 से हमने क्या कर दिया है, भाग कर दिया है 1/6 से। समझ पा रहे हैं ना? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के और भी क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10 टू पावर -18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होगी। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2022 में। कितने में? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, किसका मान हमें ज्ञात करने को कहा? हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की, यहाँ पे कहा गया ना, बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होगी। सबसे पहली बात तो हमें यह पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले पूछा जा रहा है और उसके बाद कहा जा रहा है कि कितने की वृद्धि या कमी होगी और किसका मान दिया है उसको हमें दिया है कर कर लिखना होता है। तो हम यहां पर लिखते हैं हल, और सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या कह रहा है, एक चालक पर इतना कूलाम धनात्मक आवेश है, तो हम लिखते हैं धनात्मक आवेश है, तो मतलब आवेश का मान यहां पे दिया है। आवेश Q का मान कितना दिया है, 2.4 इंटू 10 टू पावर -18 कूलाम। ठीक है, C मतलब कूलाम हो गया। उसके बाद अब हमें क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले पता करना है। तो हम जानते हैं कि आवेश Q = क्या होता है, N × E होता है। N × E देख रहे हैं, इस फॉर्मूले का कितना बार हमने उपयोग कर लिया। इस पर ये इंपॉर्टेंट है ना, इस पर बहुत तरीके से घुमा घुमा कर क्वेश्चन दिया जाता है, तो आप समझ जाइएगा। देखिए हमें पता करना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, मतलब n की गणना हमें करना है। तो अगर हम देखें तो n का अगर मान निकालें तो n = क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। अब हम सिंपल सा मान पुटअप करते हैं,
Q का मान कितना दिया है, इतना 2.4 इंटू 10⁻⁻18। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हमने लिख दिया। बात समझ में आ रही होगी। आगे हम बढ़ते हैं। अब उसके बाद n इक्वल टू अगर आप ध्यान से देखें तो ये 10⁻⁻19 है, ठीक है। 10⁻- क्या है, 19 है। ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस में है ना, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 2.4 इंटू 10⁻⁻18 और ये 10⁻19 हो जाएगा यदि अगर ऊपर जाता है तो। बात समझ में आ रहा है। अब 1.6 है तो 1.6 हमने लिख दिया। उसके बाद अब हम देखते हैं तो ध्यान से आप समझेंगे। n इक्वल टू 2.4 हम लिख देते हैं और 10⁻⁻, ये 10⁻⁻18 है और ये 10⁻19 है प्लस में, तो प्लस वाला अधिक है माइनस वाला कम है, इसका मतलब 10⁻1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। अगर आप देखिए तो इस 1 का कोई मतलब है नहीं, इसका मतलब 10 ही न है। 10 अगर 2.4 में अगर गुणा कराएगा तो n इक्वल टू ये 24 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 1.6 हो जाएगा। अब बताइए 1.6 में अगर 24 से भाग देते हैं तो कितना बार में जाएगा, आप करा कर देख सकते हैं। ये आपका जाएगा 15 बार में। कितना, 15 बार में। तो n का जो मान आएगा वो 15 आएगा। आप कहेंगे सर कैसे 15 बार में कट गया, तो देखिए इसको अलग तरीके से भी हम हल करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको डीप में ही। देखिए 24 है ना, 24 और ये 16 है, 1.6 है। बहुत तरीके से हम करा सकते हैं। दोनों में 10 का ऊपर और नीचे हम गुणा करा देंगे, गुणा भाग कराएंगे तो ये 240 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, यही ना होगा। अब देखिए, अब सिंपल में अगर आप देखें तो 8 दूना 16, 8 तरीका 24, मतलब 30 बार में ये कट जाएगा। 8 दूना 16, 8 में अगर 30 बार में 240 आ जाएगा। अब फिर से देखिए 2 एक कम में 2 और 15 बार में क्या हो जाएगा, 30 का कट जाएगा। तो टोटल कितना आया, 15/1 आया। और 1 का तो बटे में रहेगा या नहीं रहेगा उसका कोई महत्व नहीं, तो क्या है 15 ही आ गया। वही बात तो हमने लिखा है। तो याद रखेंगे 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि, तो याद रखेंगे आपका इसमें क्या होगा, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बट आपको शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्यों, कैसे आपको पता चला कि कमी या वृद्धि हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले कह दिया कि इतने कूलाम धनात्मक आवेश है। यदि आप देख रहे होंगे कि मान लेते हैं कोई भी अगर संख्या है, जैसे H प्लस है, H प्लस, तो H प्लस का मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जब कमी होगा तो वही बात पहले ही धनात्मक कह दिया, इसका मतलब कमी ही होगा। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन और भी देखेंगे और विश्वास रखिएगा आपका बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल आपको तैयार कराया जाएगा। मैं अदर जो टॉपिक था, ठीक है, चैप्टर में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो तो लगभग हमने करा दिया है। 1 शॉट जो वीडियो था उसका भी लगभग हमने चैप्टर आपको करा दिया, ठीक है। 8 इसमें का, फिजिक्स का 8 चैप्टर हमने करा दिया है और केमिस्ट्री का 6 चैप्टर, और भी जो बचे हुए हैं उसका भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने न्यूमेरिकल के लिए कहा था, और मैं इसीलिए न कहता हूं कि कमेंट में आपको बताना चाहिए। मैं सभी का कमेंट देखता हूं, सभी आपका भी मैं कमेंट देखता हूं, और मैं देखता हूं कि किन विद्यार्थियों ने ज़्यादा इस पर कमेंट किया है, इस क्वेश्चन को पूछने का या इस टॉपिक को पढ़ाने का। तो मैं कोशिश करता हूं कि हाँ, क्या अभी इस टॉपिक को पढ़ाना उचित होगा, और यदि उचित होता है, यदि सही होता है तो मैं पढ़ाता भी हूं, सिखाता भी हूं आपको, ठीक है। जैसे कि न्यूमेरिकल के लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा कि कुछ भी हमें न्यूमेरिकल में नहीं आता है सर, ठीक है, शुरू से बेसिक से पढ़ा दीजिए।
तो बेसिक से पढ़ाने का मतलब कि आपका बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, 3 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। तो मैंने सोचा कि ये 5 वीडियो बनाया जाता है जिसमें 1-2 नंबर वाले जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसको कंफर्म करा दिया जाए, उसके बाद 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी कंफर्म करा दिया जाए जो न्यूमेरिकल है, उसके बाद 5 नंबर वाले जो न्यूमेरिकल हैं जो कि मतलब कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक छूटा 5 नंबर गया, एक आपने कर लिया 5 नंबर आपके आ गया। समझ पा रहे हैं ना? तो वो सबके लिए 5-5 वीडियो हमने कहा है कि संपूर्ण किताब से बनाएंगे। 15 आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल के लिए बनेगा वीडियो, ऐसे ही केमिस्ट्री का भी। तो विश्वास रखिएगा आप सीरीज का अंत तक आप वीडियो को भी देखिए, और सीरीज का ये पहला वीडियो है, इसके बाद अभी 15 वीडियो आएंगे। तो सभी को आपको प्यार देना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और सीरीज का जो पार्ट 2 है इसका, जो 2 नंबर वाला, या मैं सोच रहा हूँ कि 2 नंबर वाला एक वीडियो बना दिया, इसके बाद 3 नंबर वाले एक वीडियो बनाते हैं, उसके बाद 5 नंबर वाले एक वीडियो पार्ट 1 बनाएंगे, उसके बाद फिर से जब 5 नंबर वाला कंप्लीट हो जाएगा फिर से हम सोच रहे हैं कि फिर से 2 नंबर वाला पार्ट 2 बनाया जाए, फिर से 3 नंबर वाला पार्ट 2, फिर से 4 नंबर वाला पार्ट 2 बनाया जाए। समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरीके से सीरीज हमने सोचा है चलाने का आपका, और मुझे आशा है कि ऐसा ही चलाया जाएगा। और आगे आपको न्यूमेरिकल और भी चाहिए तो आप जरूर कहिएगा कि हाँ पार्ट 2 न्यूमेरिकल, ठीक है। ऐसा कमेंट में आप जरूर हमें बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका न्यूमेरिकल भी आए, और जो 1 शॉट वीडियो है वो भी आपको कराया जाए। और मैं खासकर एक और जल्दी ही वीडियो लाने वाला हूं जिसमें आपको जो पेपर कैसे पूछा जाता है, कैसे आपका पेपर आता है, पूरा फिजिक्स का ही हम आपका पेपर सॉल्व कराएंगे। और मैं वो पेपर सॉल्व कराऊंगा जिसको मैंने बोर्ड एग्जाम में पेपर दिया हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं, वो जल्दी आपको वीडियो वो भी मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के और भी क्वेश्चन हैं उसको हम हल करते हैं। स्क्रीनशॉट, आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं अपने 7वें प्रश्न को, जो कि 2017 में और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 1.0 माइक्रोकूलाम के बराबर एवं विपरीत प्रकाश एक आवेश 2 मिमी मतलब मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। 2017 में और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहली बात तो इसमें हमें किसका ज्ञात करने को कहा, तो इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब हमें द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। दूसरी बात, किसका मान हमें दिया है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल में हम लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब क्या क्या दिया है उसको हम लिखते हैं। कह रहे 1.0 माइक्रोकूलाम, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो आवेश Q का मान मतलब दिया है, तो हम लिखते हैं आवेश Q का मान कितना दिया है, 1.0 माइक्रोकूलाम। मतलब 1.0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो इसका मतलब 1 माइक्रोकूलाम दिया है। कितना, 1 माइक्रोकूलाम। अब देखिए एक बात याद रखेंगे, माइक्रोकूलाम में न है, कूलाम में हम चेंज करेंगे। तो कूलाम में यदि हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे तो कूलाम में चेंज हो जाएगा। ये बात आपको पता होगा, ठीक है, कि कैसे हम चेंज किया जाता है। अगर इतना नहीं पता तो मुश्किल हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल बनाना। याद रखेंगे माइक्रोकूलाम से कूलाम में चेंज करना है तो 10⁻⁻6 से गुणा कराया जाता है। ये तो इतना आना ही चाहिए। उसके बाद उसमें बात कहा जा रहा है कि आवेश, जो आवेश ये है, आवेश 2 मिलीमीटर दूरी पर रखा है। मतलब मिलीमीटर दूरी पर रखा है, तो दूरी का जो मान दिया है, दूरी का मान, ठीक है, तो दूरी को हम इसमें L से दर्शाते हैं। वो 2 मिलीमीटर दिया है, दूरी के L से हम दर्शाते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, ठीक है। तो कितना, 2 मिलीमीटर दिया है। मिलीमीटर को मीटर में अगर हम चेंज कर देंगे तो ये कितना आएगा, 2 × 10⁻⁻3, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। L का मान। उसके बाद अब हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लिखते हैं विद्युत चूंकि
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमें क्या पता है? हमें पता है P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये हमें बात पता है। अरे इसका फॉर्मूला P इक्वल टू A होता है, P इक्वल टू 2QL होता है, इस प्रकार ही होता है। ठीक है, या तो हम इस तरीके से लिखे या तो इस तरीके से, बात दोनों एक ही है। उसी प्रकार लिख देते हैं, क्या है 2QL है ना, 2QL ही हम लिख देते हैं, 2QL। समझ रहे होंगे आप। उसके बाद P इक्वल टू 2 लिख दिए। Q का मान कितना दिया है? 1 इंटू 10 टू पावर -6, 1 इंटू 10 टू पावर -6 है, -6 हमने लिख दिया। फिर से L का मान दिया है 2 इंटू 10 टू पावर -3, 2 इंटू 10 टू पावर -3, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम आगे इसको बढ़ाते हैं। तो देखिए 2 एकम में 2 और 2, देखिए इसका इसका और इसका, ये तीनों अगर गुणा करता है तो 2 एकम में 2 और 2 दूना 4, तो ये तो 4 हो गया। ठीक है, और ये 10 टू पावर 6 है, 10 टू पावर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू पावर -9 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 10 टू पावर -9। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर, कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये फॉर्मूला हम पुटअप किए, मान रखे 4 इंटू 10 टू पावर -9 कूलाम इंटू मीटर, ये आपका आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं? तो कितना इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है, फॉर्मूले में पुटअप करना है और आपका आ जाएगा। फॉर्मूला याद होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए मैं खास कर कहूँगा कि फॉर्मूले आप पूरे जो फिजिक्स है उसका संपूर्ण किताब का जो फॉर्मूला है उसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। हालांकि हमने फिजिक्स का सभी फॉर्मूले हमने एक ही वीडियो में बताया हुआ है, आप केवल इतना ही लिखिएगा, क्लास 12 फिजिक्स ऑल फॉर्मूला ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा यूट्यूब पर, तो वहाँ से जाकर फॉर्मूले वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और उसको देखना ही अनिवार्य नहीं है, देखने के साथ साथ आप उसको नोट्स में लिखिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो यहाँ पे हमने 2 प्रश्न लिया है। सबसे पहले हम 8वें प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद हम 9th अपना जो प्रश्न है 9वां प्रश्न उसको हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा घुमा कर कहा जाता है और उसी तरीके से हम करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया नाइट्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक है 7, परमाणु भार है 14, नाभिक पर कूलाम में आवेशों की गणना कीजिए। 2023 में, मतलब पिछले साल ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। समझ रहे कितना सिंपल सा, एक ही शब्द में ये क्वेश्चन कह दिया है, एक ही वाक्य में, देख रहे हैं इतना ही, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि आवेश की गणना कीजिए, मान कितना हमें इतना ही दिया है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? जिन विद्यार्थियों को आसान लग रहा है वो इसको हल करके देख सकते हैं, नहीं आ रहा है तो देखिए आपको समझ में भी आ जाएगा। क्या आप इसको हल कर पाएंगे? आप स्वयं से पूछिए। ठीक है, हालांकि ये सब क्वेश्चन हमने कराया हुआ है आपके न्यूमेरिकल के लिए, जब हम वीडियो बनाए थे तो उसमें। देखिए यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, तो हमें क्या पता है, ये नाइट्रोजन 7 और ये क्या है 14 है। हम जानते हैं जितना परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक ही तो है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है ना वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है और वही प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ये बात हमें पता है। तो परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 होगा और प्रोटॉनों की भी संख्या 7 होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हमें इससे क्या चला कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है? 7 है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या n का जो मान है वो 7 है। और हमसे किसका मान कहा गया है? आवेश की गणना करने का। तो चूंकि हमें क्या पता है, आवेश Q इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू N इंटू E होता है।
इसका ही गणना करना है तो Q इक्वल टू N का मान कितना दिया है 7 हमने लिख दिया। और इसका क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। Q इक्वल टू अगर 7 में हम कितना 1.6 से गुणा कराते हैं तो कितना आएगा 11.2 आ जाएगा इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा कूलाम हो जाएगा। आप गुणा करा के देख सकते हैं। अगर आप 7 में 1.6 से अगर गुणा कराते हैं तो 11.2 आएगा। तो देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन सिंपल सा तो है, परंतु क्वेश्चन को अब जिनको यही नहीं पता कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान वो नहीं ज्ञात कर पाएंगे तो ये फॉर्मूला पता होने के पश्चात भी वो हल कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, तो नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा है, आंसर का जवाब यही है कि वो नहीं कर पाएंगे। तो यही है कि क्वेश्चन का देख रहे हैं हल तो इस प्रकार हमने 2-3 क्वेश्चन देख लिया, बट क्वेश्चन कैसे घुमाता है, घुमा घुमा कर पूछता है, यही तो हमें सीखना है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको और भी बेहतर होते जाएंगे आप न्यूमेरिकल में भी। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। जो विद्यार्थी हमसे पढ़ते हैं ना, मुझे लगता है कि उनको समझ में आती होगी मेरी बात, मैं क्या उनसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी हो आपका मर्जी, पढ़े या ना। अगला क्वेश्चन है कि एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशीय सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व इतना है। इतना मतलब 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 2019 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। टारगेट हमें पता चल गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने को कहा जा रहा है। जिसका मान दिया है उसको हम पहले दिया है करके लिखते हैं। हल दिया है, किसका मान दिया है, यहां पे दिया है रेखीय आवेश घनत्व का मान, तो हम लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व। देखिए रेखीय आवेश घनत्व जो होता है ना, इसको या तो हम सिग्मा से भी प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से भी प्रदर्शित करते हैं। गॉस का जब आप अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उसमें कभी लैम्डा से किसी अनुप्रयोग में प्रयोग किया गया है और किसी में सिग्मा से, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इक्वल टू कितना दिया है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलाम प्रति मीटर दिया है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद 2 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब दूरी का यहाँ पे मान दिया है r का मान, वो कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर में है ना, इसको मीटर में हम चेंज कर लेते हैं, तो r इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना 10 टू पावर माइनस 2। इतनी बात समझ गए हैं। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कह रहा है, तो हम लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमने गॉस का प्रमेय पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको एक अनुप्रयोग पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये हमने फॉर्मूला की गणना किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। ये हमने फॉर्मूला का गणना किया था, आपको याद होगा शायद। जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उनको ये फॉर्मूला पता है। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग 3 अनुप्रयोग होता है, दूसरा ये अनुप्रयोग है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। मान सिंपल सा हम पुटअप करते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। ये हमने लिख दिया। 2 है तो 2 हमने लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 10 इंटू 10 टू पावर 8, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 है, माइनस 8 हमने रख दिया। उसके बाद आर का मान कितना दिया है 2 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। मीटर ये तो मात्रक लिखना कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। अब हम समझ लेते हैं। देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। के पश्चात हम यहाँ पे क्या करते हैं, E इक्वल टू 9
उसके बाद 9 बच गया, उसके बाद 9 इंटू 10⁻9 है, ये हमने लिख दिया। फिर से ये 10 देखिए ये 10 है, ठीक है, 10 है ना, 10 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर ये आप देखें तो ये 10⁻9 है और ये 10⁻1 है, अगर इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात। उसके बाद ये 10⁻−8 है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद ये 10⁻−2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 10⁻+2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ रही है आपको। आगे इसको अब हल कर लेते हैं हम। तो e = 9 है तो 9 हमने लिख दिया। उसके बाद ये 10⁻10 है और ये 10⁻2 है, तो ये अगर इनमें ऐड होता है, जुड़ाएगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा। ये 10⁻−8 है। अब आप सोचे 10 के पावर 12 है, 10 के पावर -8 है, 12 में से -8 गया तो कितना बचेगा, 9 इंटू 10⁻4 बचेगा। ठीक है, और न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो देख पा रहे हैं आपको किस तरीके से ये न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा। और भी कुछ न्यूमेरिकल हैं जिसको हम देख लेते हैं। उसके बाद ये जो पार्ट 1 है वीडियो का, जो न्यूमेरिकल का 2 नंबर वाला है, इसको पूरी तरीके से पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो सीरीज आएगा उसमें नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, ठीक है, तो उसमें हम पार्ट 2 को भी देखेंगे। तो और कुछ क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अंतिम प्रश्न को। तो जो हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, जो है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन की आवेश है को संतुलित कर सके। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन समझ में अगर नहीं आता है आपको, ठीक है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको 2 ही चीज़ बस केवल ध्यान देना है। सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन में हमें किसका मान ज्ञात करने को कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे कह दिया पहले ही कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब हमारा टारगेट पता चल गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। दूसरी बात ये आपको पता करना है कि इसमें किसका मान दिया है। तो जिसका मान दिया है उसको हम दिया है करके पहले लिखेंगे। तो वही बात हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, आप क्या लिखेंगे, दिया है। अब क्या क्या दिया है उसको हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद, मतलब तेल की बूंद का जो द्रव्यमान है, ठीक है, जो द्रव्यमान का यहाँ पे मान दिया है, m का मान कितना दिया है, 0.001 मिलीग्राम दिया है। याद रखें, ग्राम को, मिलीग्राम को हम केजी में चेंज करेंगे। अब आपको बताइए कि मिलीग्राम को यदि हम केजी में चेंज करते हैं तो कितना आएगा, बता सकते हैं आप। मिलीग्राम को यदि हम केजी में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁹, ठीक है, अब किलोग्राम आ जाएगा। तो ये आपका द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए मिली को ग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। फिर से ग्राम में किलोग्राम में चेंज करने के लिए फिर से हम 1000 से भाग देंगे। तब जाकर क्या आ जाएगा, केवल कितना आएगा, 0.001 केजी आएगा। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से अब 0 इसको हम इधर भेजने के लिए फिर से हमें 1000 का इसमें क्या करना होगा, गुणा कराना होगा। तब जाकर जब इसका हम गुणा करेंगे तब जाकर 10⁻⁹। तो ये सब कुछ चेंज करने आना चाहिए। यदि आपको नहीं आता है तो मैं यही कहूँगा ना, क्लास 11th में एक चैप्टर है मात्रक एवं मापांक चैप्टर, उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तब जाकर आपको ये सब समझ में आएगा कि कैसे हम चेंज कर पाते हैं। वो सब हमने टॉपिक कराया हुआ है। केवल अभी नहीं समझ में आ रहा है, इतना समझिए कि द्रव्यमान को मिलीग्राम, जो द्रव्यमान का मान मिलीग्राम में दिया था उसको केजी में चेंज करेंगे तो 10⁻⁹ केजी हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। उसके बाद कि जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन की आवेश है,
ये 3 इलेक्ट्रॉन की आवेश है, मतलब आवेश का मान दिया है, आवेश Q का मान दिया है 3 इलेक्ट्रॉन की कह रहा है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार। ठीक है, यही तो सब कुछ समझना है ना। 3 हम लिख देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हमने लिख दिया। तो ये आवेश का हमारा मान निकल गया। बात समझ में आ गई, ये आवेश का मान निकल गया। अगर हम इसको और भी हल करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर 3 में 1.6 से हम गुणा कराते हैं तो 16 3 48 मैंने 4.8 इंटू 10⁻⁻19, मतलब आवेश Q का मान ये आ जाएगा। ये आपका फाइनल Q का मान आ गया। उसके बाद अब हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए हमें सबसे पहला जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होता है F/Q होता है। ये बात आपको फॉर्मूला हमने बताया था आपको बहुत ही पहले। ये फॉर्मूला हमने सबसे पहला बेसिक तो यहीं से स्टार्ट होता है ना। तो ये अब इसमें हम मान रखते हैं। देखिए F का मान यहाँ पे कहीं दिया है नहीं दिया है, बट हम जानते हैं कि F इक्वल क्या होता है M इंटू G होता है। ठीक है, M इंटू G होता है। ये बात आप याद रखेंगे। बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रहा है क्योंकि तेल की बूंद की बात हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण G का मान हम ले लेंगे, तो G है। ठीक है, यहाँ पे आप साइड में लिख लेंगे F इक्वल क्या होता है mg, ये होता है। ठीक है, उसके बाद Q है तो Q हमने लिख दिया। मान अब पुट अप कर लेते हैं। देखिए M का मान दिया है, तेल के बूंद का द्रव्यमान कितना है 10⁻⁹ है, ये हमने लिख दिया। जो गुरुत्वीय त्वरण का मान G का मान कितना होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद Q का मान कितना दिया है 4 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻19, ये होता है, ये हमने लिख दिया। अब आप समझेंगे ये 10⁻⁻9 है और ये 10⁻⁻ क्या है 19 है। ये अगर ऊपर, ये वाला अगर ऊपर जाएगा तो ये 10⁻, थोड़ा सा मैं इसको पहले लिख देता हूँ 9.8, इसको मैं पहले लिख देता हूँ। उसके बाद इसको मैं लिख देता हूँ 10⁻⁻9 और ये अगर ऊपर जाता है तो 10 केवल 19 हो जाएगा। माइनस था ऊपर चला गया प्लस में, ये 4.8 है तो ये हमने लिख दिया। अब आप समझिएगा ये 10⁹ है, -9 है और 10⁻ ये 19 है प्लस में, तो आप बताइए कितना आएगा। इसमें 19 में से -9 कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा E का मान 9.8 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और 4.8 आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान से आप एक बात समझेंगे कि यदि आप 4.8 से यदि 9.8 में अगर आप भाग देते हैं तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 2.04 इंटू 10⁻10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप भाग देकर देख सकते हैं। यदि आप देख रहे हैं ना 4 दूना 8 तो ऐसे ही हो गया, 2 बार में तो जाएगा, दशमलव में है तो 2.04 इंटू 10⁻10 हो जाएगा आपका आंसर। और इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देख पा रहे हैं किस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में हमने जितना भी न्यूमेरिकल कराया है वो सब न्यूमेरिकल आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आए होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको वीडियो में पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। उनसे जब भी मिलिएगा आप इस चैनल के बारे में बताइएगा, उनसे कहिएगा कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई करें। यहाँ पे पूरा विश्वास के साथ सीरियस होकर आपको पढ़ाई कराया जा रहा है।
तो मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे बातों को। न्यूमेरिकल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी दे देंगे, ठीक है, जिससे आप सभी न्यूमेरिकल का अब जो सीरीज स्टार्ट होगा इसका आपको फिजिक्स सभी का न्यूमेरिकल आपको मिलेगा चैप्टर वाइज। लिंक पे आप क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। वन शॉट वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक हम दे देंगे और टेलीग्राम का भी, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पर इन सभी का PDF नोट्स फ्री में ही आपको मिल जाएंगे। थोड़ा 1-2 दिन डिले हो सकता है, ठीक है, बट आपको PDF वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। हालांकि कल वीडियो नहीं बन पाया था, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया था। वो कारण यही था कि मैं जो टी-शर्ट है वही ये जो है, ठीक है, न्यू आप देख रहे होंगे, तो इसी के कारण से हम कहीं बाहर गए हुए थे, ठीक है, तो नहीं बन पाया, टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ही टाइम लगा है। आपको पता है कम से कम 2.5 घंटा हो गया है मैं, ठीक है, 2.5 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ, तब जाकर ये बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि 1:45 से मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है, दोपहर में। उसके बाद अभी मुझे लग रहा है 4 बजने वाला है, ठीक है। तो टाइम तो लगता है केवल वीडियो बनाने में, उसके बाद एडिटिंग करना है, ठीक है, उसके बाद इसका इन सभी का आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन कौन क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसका फिर से नोट्स बनाना है, किस प्रकार समझाना है आपको, ये सब कुछ सोचना पड़ता है। मेहनत तो लगता है यार, तो मेहनत लगता है तो सपोर्ट भी किया जाता है। मैं तो आपसे पैसे मांग नहीं रहा कि पैसे दीजिए मुझे, बट हाँ, जितना आपसे हो सके उतना तो आप कर ही सकते हैं ना। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।